Hi Uchabari, this is your educator Shubham Pathak and today the chapter that we are going to revise is Lifelines of National Economy. ये चैप्टर मैं ऑलरेडी आपको इसी चैनल पे पढ़ा चुकी हूँ. बाय द वे इस चैनल पे आपको सोशल साइंस और साइंस पढ़ने को मिलता है. आज हम इस चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं थ्रू इट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट. तो आज आपके टर्म 2 में जैसे 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं ना, हम लोग उसी तरीके के क्वेश्चंस करेंगे. इसमें से मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं बच्चा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के सबसे इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस हैं और कुछ क्वेश्चंस मैंने अपनी तरफ से बनाए हैं जो मुझे लगता है कि आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं. सो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और इसकी जो पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा. इट इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. आपको ये नोट्स की तरह काम करेंगे और जब आपके एग्जाम्स होंगे चाहे प्री बोर्ड या फाइनल टर्म 2 बोर्ड एग्जाम्स तो आप इनके थ्रू रिवाइज कर पाओगे. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन, efficient means of transport are prerequisite for fast development of the country. Support the statement with examples. प्री रिक्विजिट का क्या मतलब होता है? प्री रिक्विजिट एक वो ऐसी कोई चीज जिसकी जरूरत के बिना कोई काम हो नहीं पाएगा उसे आप प्री रिक्विजिट बोलते हो. तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब कंट्री का ट्रांसपोर्ट अगर अच्छा होगा तो कंट्री का डेवलपमेंट अच्छा होगा, इस बात को आप सपोर्ट करो. तो ये पहला ही जो पेज है ना इस चैप्टर का लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी उसमें से क्वेश्चन आया है. इट इज कम्प्लीटली वैलिड टू से कि ट्रांसपोर्ट का अच्छा होना कंट्री की डेवलपमेंट को इन्हांस करता है. आई टेल यू व्हाई. A country's development depends on the production of goods and services, and these goods and services used to be transported to their demand location. कंट्री के पास अपना पैसा कहाँ से आता है? क्या कंट्री बैग उठा के जाती है जॉब करने? नहीं, कंट्री में रहने वाले लोग जाते हैं बैग उठा के जॉब करने, राइट. इंडस्ट्रीज चीजें बनाती हैं, उन चीजों की जो सेलिंग वैल्यू होती है उससे आती है कंट्री के पास अपनी इनकम, राइट. तो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं कंट्री के अंदर. वो गुड्स और सर्विसेज एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे कैसे? अगर आपके घर प्लम्बर आ रहे हैं और प्लम्बिंग करके जा रहे हैं, सिंपल सा एग्जांपल है, तो कैसे आएंगे? किसी ट्रांसपोर्ट को यूज करके आएंगे. सिमिलरली अगर आपको एक जगह आप जाम बना रहे हो, आपकी जाम की फैक्ट्री है, आपको जाम जो है कस्टमर तक पहुंचाना है, तो मार्केट तक कैसे जाएंगे? वो जाम ट्रक में लोड होके जाएंगे शायद, राइट. सो ट्रांसपोर्ट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द नेशन. जहां पे भी डिमांड आती है उन गुड्स और सर्विसेज की, वहां ट्रांसपोर्ट हेल्प करता है. दूसरा पॉइंट, फैक्ट्रीज तक रॉ मटेरियल कैसे आता है? वो भी ट्रांसपोर्ट के थ्रू आता है. अगर ट्रांसपोर्ट खराब है तो रॉ मटेरियल्स आने में लेट हो जाएगा, प्रोडक्शन प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा. अगर ट्रांसपोर्ट अच्छा है तो प्रोडक्शन प्रोसेस एफिशिएंट हो जाएगा. सेकेंड पॉइंट, मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द सप्लाई लोकेशन टू डिमांड लोकेशन. मार्केट तक कैसे जाता है? देखो, रॉ मटेरियल फैक्ट्रीज में जाता है, फैक्ट्रीज में प्रोसेसिंग होती है, फाइनल प्रोडक्ट बनता है. वो फाइनल प्रोडक्ट मार्केट तक कैसे जाता है? ट्रांसपोर्ट से जाता है. लेबर कैसे मूव करती है भाई? अगर हमें ऑफिस जाना है या लेबर को मूव करना है, किसी फैक्ट्री की लेबर को मूव करना है, वर्कफोर्स को मूव करना है, तो वो कैसे करेगी? ट्रांसपोर्ट के थ्रू करेगी. आई अंडरस्टैंड कि शायद ऑफिस जाने के लिए आप एरोप्लेन लेके नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी बस लेके तो जाएंगे, शायद ट्रेन लेके तो जाएंगे. सो मोबिलिटी ऑफ लेबर इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन ट्रांसपोर्ट. दे हेल्प टू ट्रांसपोर्ट पेरिशेबल गुड्स. अब जो ऐसा सामान होता है जो 2 दिन 3 दिन में खत्म हो जाता है, जिसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, 1 हफ्ते के अंदर होती है, जैसे कि फूल हो गए, नेचुरल फूल हो गए, या फिर मिल्क का पैकेट हो गया या ब्रेड हो गया. आपको पता है ना ये 2-3 दिन में ये चीजें खराब हो जाती हैं, तो इन्हें पेरिशेबल गुड्स बोलते हो, जो जल्दी पेरिश हो जाती हैं. इन पेरिशेबल गुड्स के लिए एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट होना और भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी डिले हुआ ट्रांसपोर्ट में तो ये तो पेरिशेबल है, ये तो बिल्कुल ही खराब हो जाएंगे, है ना. फिर दोबारा से पूरा प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा. सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स दैट यू कैन राइट इन देयर. यू कैन ऑल्सो राइट कि एग्रीकल्चर को भी सपोर्ट करता है ट्रांसपोर्ट, क्योंकि एग्रीकल्चर, हमारी प्लेट में खाना कैसे आता है? जब तक खेतों से खाना आएगा नहीं मंडी में, मंडी से हम हमारे वेजिटेबल वेंडर्स नहीं खरीदेंगे और फिर हम उनसे जाके नहीं खरीदेंगे, तब तक प्लेट में कैसे आएगा खाना? सो एग्रीकल्चर इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मेजर प्रॉब्लम फेस्ड बाय रोड ट्रांसपोर्ट इन इंडिया. रोड्स देखो, पहली बात तो हमारे यहाँ बहुत सारी हैं बहुत सारी रोड्स हैं, कच्ची रोड्स हैं, पक्की रोड्स हैं, चौड़ी रोड्स हैं, पतली रोड हैं, अलग अलग तरीके की बहुत सारी रोड्स हैं. लेकिन कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो आज भी इतना बड़ा देश होने की वजह से, इतने बड़ा एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी इतना बड़ा देश होने की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हमारे रोड ट्रांसपोर्ट को, रोड नेटवर्क को आज भी झेलनी पड़ती है. सबसे पहली प्रॉब्लम है कि रोड्स हमारे पास हैं तो सही, लेकिन कई सारी रोड्स उसमें से क्या है? पुअरली मेंटेन्ड है. बीच बीच में गड्ढे होते हैं, बीच बीच में रोड बनी ही नहीं होती है. पुल होता है तो पुल का कंस्ट्रक्शन बीच में रुक ही गया है, दोबारा स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा है. सो
ये आसपास आप देखते होगे, आप आपके शहर में भी ऐसा कोई ना कोई रोड जरूर होगा, बहुत सारी होंगी वैसे, बट कोई ना कोई तो जरूर होगा जो पुअरली मेंटेन दिख जाएगा बाय द फेस ऑफ इट। पुअर रोड सर्विसेज कॉज हैवी लॉस इन वियर एंड टियर ऑफ व्हीकल्स। एक तो रोड थोड़ी उबड़ खाबड़ होती है ना, स्मूथ रोड नहीं होती है, तो व्हीकल्स के को भी बहुत वियर टियर होता है, यानी कि जो उनके टायर्स हैं उनकी कैपेसिटी भी बहुत जल्दी रिड्यूस होने लगती है। एट द सेम टाइम अगर बहुत बड़े बड़े खड्डे होते हैं और पानी वानी भरा हुआ होता है तो एक्सीडेंट्स भी होते हैं, राइट, दे बिकम अ कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स ऑल्सो। The number of the national highways is not enough keeping in mind the large population. हमारे पास हाईवेज हैं, 6 लेन हाईवे, 8 लेन हाईवे, 4 लेन हाईवे, राइट, ऐसे हाईवेज हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास पॉपुलेशन के साइज के हिसाब से हमारे पास उतनी रोड नहीं है। फनल प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम बचा, ये मैंने जब लेक्चर पढ़ाया था तब भी बताया था, एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट इट्स अ वेरी जेन्युइन प्रॉब्लम दैट आई ऑब्जर्व्ड, मतलब इट्स लेजिट प्रॉब्लम। फनल प्रॉब्लम क्या होता है कि शहर के बाहर जो है आप इतने चौड़े चौड़े हाईवे बना देते हो, लेकिन शहर के अंदर क्या होता है कि वो आके कंजस्टेड गलियों में वो सारा ट्रैफिक जाता है, भाई वहां से तो चौड़ी सड़कें हैं तो सब खुला खुला होके आ रहे हैं हाईवे पे, लेकिन जैसे ही शहर आया गलियां हो गई पतली, तो शहर के बीच में क्या लगता है, ट्रैफिक लगता है, और हाईवे पे कोई ट्रैफिक नहीं लगा होता बिकॉज इट्स 6 लेन हाईवे और 8 लेन हाईवे, राइट। तो दिस फनल प्रॉब्लम इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम विच क्रिएट्स ट्रैफिक इन द इंडियन सिटीज। Many roads have inadequate capacity, weak pavement, unbridged level crossing, and lack of wayside amenities and safety measures. बैंगलोर जैसे बड़े बड़े शहरों, दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में भी हमें दिखता है कि सबवे की कमी है। रोड क्रॉस करना हो तो जीटी रोड जैसी ग्रैंड टनल रोड अगर क्रॉस करनी है तो बहुत मेहनत लगेगी बिकॉज बहुत ट्रैफिक होता है, तो सबवेज की कमी है। और रोड अगर अच्छी है भी तो रोड के आसपास वाली पेवमेंट अच्छी नहीं बनी हुई, पेवमेंट अच्छी बनी हुई है तो रोड में जो मटेरियल लगा है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, 2-2 साल पे उसे बार बार क्या करना पड़ रहा है, रिपेयर करना पड़ रहा है। अगर वो भी नहीं है, प्रॉब्लम है, तो रोड के आसपास एमेनिटीज नहीं है, पब्लिक टॉयलेट नहीं है, जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, दीज आर ऑल्सो सम ऑफ द प्रॉब्लम्स। In cities, roadways are highly congested and most of the bridges and culverts are old and narrow. Bridges बहुत सारे old हैं, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कभी ना कभी, या न्यूज़ में देखा होगा कभी ना कभी कि कोई ना कोई ब्रिज गिरता रहता है, एक साल में 2-3 ब्रिज तो इंडिया में गिर ही जाते हैं। वो क्या है, आपने गंदा मटेरियल यूज़ किया था, या जब जिस टाइम पे उसे रिपेयर मिलना चाहिए था वो रिपेयर नहीं हुआ, उसकी वजह से कितने लोगों की जान जाती है, कितना वहाँ पे मलबा इकट्ठा हो जाता है, तो इट बिकम्स लाइक अ डिजास्टर देयर। तो ब्रिजेस पुराने हैं, ब्रिजेस की रिपेयरमेंट अच्छे से नहीं होती है, अथॉरिटीज़ अपना काम अच्छे से नहीं करती हैं, जिन्हें टेंडर मिलता है, जिन कंस्ट्रक्शन कंपनीज को, वो अपना काम अच्छे से नहीं करते हैं। दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। इन्हें ना ब्रेक कर करके छोटे छोटे पॉइंट्स में भी लिख सकते हो डिपेंडिंग अपॉन कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया है, या फिर आप ऐसे बड़े बड़े पॉइंट्स भी लिख सकते हो। लाइक आई ऑलवेज से, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो 2 पॉइंट्स लिखने ही लिखने हैं, 3 का आए तो 3 लिखने ही लिखने हैं, और 5 का आए तो 5 लिखने ही लिखने हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं तो एक एक एक्स्ट्रा लिख के आइएगा। आगे चलते हैं। Distinguish between national highways and state highways. What are national highways? National highways are those brilliant highways जो देश के 2 extreme parts को connect करते हैं। जैसे कि नेशनल हाईवे नंबर 1 किससे कनेक्ट करता है, शेरशाह सूरी हाईवे, वो कनेक्ट करता है अमृतसर को पंजाब से। आपको पता है अमृतसर के पास वाघा बॉर्डर है, तो इट इज एन एक्सट्रीम पार्ट ऑफ द नेशन, राइट, ऑलमोस्ट अ बॉर्डर ऑफ द नेशन, एंड देन दिल्ली इज द नेशनल कैपिटल। तो ये दोनों इतनी इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, तो नेशनल हाईवेज ना 2 इंपॉर्टेंट सिटीज या 2 एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सिटीज के बीच में बनते हैं, और इन्हें बनाने की जिम्मेदारी और इन्हें मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसके पास होती है, CPWD, यानी कि सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। सिर्फ नेशनल हाईवेज पे ध्यान देते हैं, स्टेट हाईवेज पे ध्यान नहीं देते। स्टेट हाईवेज के लिए अपने पास अलग अथॉरिटी होती है जो स्टेट लेवल पे होती है, आंध्र प्रदेश में अलग होगी, हरियाणा में अलग होगी, सिक्किम में अलग होगी, राइट, हर स्टेट में अलग होगी। तो स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जिस स्टेट के SPWD की बात कर रहे होते हैं वहां का नाम भी लग जाता है, जैसे कर्नाटका पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है ना, हरियाणा पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ये अथॉरिटी क्या करती है, वहां के स्टेट हाईवेज की कंस्ट्रक्शन भी करती है और मेंटेनेंस भी करती है, रिपेयर वगैरह भी करती है। ये स्टेट के अंदर जो स्टेट का हेडक्वार्टर होता है, यानी कि जो स्टेट की कैपिटल होती है, उसे स्टेट के बाकी जो इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं उनके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कनेक्ट करती है। समझे, स्टेट के अंदर कई सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें एक डिस्ट्रिक्ट को तो आप कैपिटल बोल देते हो स्टेट की, जैसे यूपी की कैपिटल हो गई लखनऊ, बाकी भी तो डिस्ट्रिक्ट है ना, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट है, बरेली डिस्ट्रिक्ट है, बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट है। तो लखनऊ को, गोरखपुर से लखनऊ को बरेली से कनेक्ट करने वाले हाईवेज को क्या बोलोगे आप, स्टेट हाईवेज बोलोगे। दे हैव देयर इंपॉर्टेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट। तो नेशनल हाईवेज की तो नेशनल इंपॉर्टेंस है क्योंकि वो पूरे देश के काम आ रही है, स्टेट हाईवेज की भी ऐसी इंपॉर्टेंट है, पूरे देश के काम आ रही है इन अ वे, बट स्टेट के अंदर उसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा होती है। कूल, नेक्स्ट, explain with examples the conditions responsible for the uneven distribution pattern of the railway network in India। पहली बात तो क्यों होगा,
हम तो चाहेंगे कि हमारे देश में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रेलवे का पैटर्न, पूरे देश में एक समान हो रेलवे का पैटर्न, हर जगह लोगों को रेलवे एज अ कम्यूट मिल पाए, है ना। हम तो चाहेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे लोगों को सस्ता भी पड़ता है, लेकिन हम क्यों अनइवन तरीके से रेलवे नेटवर्क बनाते हैं इंडिया में? उसका कारण बहुत सिंपल है बच्चा, क्योंकि रेलवे का कंस्ट्रक्शन कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फिजियोग्राफी पे डिपेंड करता है, मतलब कि वहाँ पे लैंड कैसा है, डेजर्ट है कि सौंपी लैंड है कि माउंटेन्स हैं, सौंपी का मतलब दलदल वाला लैंड, माउंटेन्स हैं कि प्लेट्यू है कि किस तरीके का लैंड है, तो लैंड की फिजियोग्राफी पे डिपेंड करता है। वहाँ पे लोग रहते हैं कि नहीं रहते हैं, पॉपुलेशन है कि नहीं, भाई अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर रेलवे की पटरियां बना दी, वहाँ पे पॉपुलेशन है ही नहीं, तो फिर क्या फायदा ना, हमारे कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हुआ रेलवे बनाना। तो वहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ पे, वहाँ की पॉपुलेशन साइज पे, वहाँ की फिजियोग्राफी पे, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है रेलवे का नेटवर्क। अभी नॉर्दर्न प्लेन में क्या है कि ये सारी चीजें कंपैटिबल पड़ जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे लैंड क्या है, एक तो समतल है, समतल मतलब ऊबड़ खाबड़ लैंड नहीं है, माउंटेन्स वगैरह नहीं है, एक ही बराबर का लैंड है, प्लेन एरिया है। पॉपुलेशन डेंसिटी भी अच्छी है, तो वहाँ पे रेलवे बनाओगे तो कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ेगी। भाई एक रेलवे वहाँ कितने लोगों को केटर करेगी? दिल्ली की ट्रेन में करते हैं ना ज़्यादा लोग ट्रैवल, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। एग्रीकल्चर रिसोर्सेज भी ज़्यादा है, एग्रीकल्चर रिसोर्सेज ज़्यादा है, तो एग्रीकल्चर का जो प्रोड्यूस है, फार्म का जो प्रोड्यूस है, वो भी फैक्ट्रीज तक आएगा, तो उसे भी क्या मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। तो एक रेलवे बनाने से, नॉर्दर्न प्लेन में रेलवे बनाने से हमारे देश की कितनी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। और नॉर्दर्न प्लेन की फिजियोग्राफी भी बहुत अच्छी है, वहाँ पे लेबर भी मिल जाता है, पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी अच्छी है कि वहाँ पे लेबर भी इजीली मिल जाता है। तो वहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन में हमें रेलवे नेटवर्क डेंस दिखाई देता है। डेंस का मतलब घना रेलवे नेटवर्क दिखाई देता है, ये नहीं कि दूर दराज एक पटरी बिछी हुई है, डेंस नेटवर्क है। बट वहीं हिली एरियाज में जाओगे, हिमालय वाले एरिया में जाओगे, जहाँ पे पहाड़ काट काट के रेलवे बनानी पड़ती है, तो वहाँ पे रेलवे नेटवर्क क्या हो जाता है, बहुत थिन हो जाता है, क्योंकि वहाँ रेलवे बनाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पहाड़ों के बीच में टनल वगैरह बनानी पड़ती है, गैप्स वगैरह से पटरियाँ बिछानी पड़ती है, फिर भी लैंडस्लाइडिंग हो जाएगी और एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं, नॉट वर्थ इट। और पहाड़ों पर पॉपुलेशन भी इतनी नहीं होती, तो किसे केटर कर रहे हैं ना भाई, इतनी इतनी मेहनत करके केटर कैसे करें? थर्ड पॉइंट, the Himalayan mountain regions are too unfavorable for the construction of the railway lines due to high relief, sparse population and lack of economic opportunities. Economic opportunities भी नहीं है, रेलवे बना रहे हैं तो देश ये भी तो देखेगा कि रेलवे बनाने में इतना पैसा लग रहा है, तो उतना पैसा रिटर्न तो कभी तो आए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हो, वहाँ फैक्ट्रीज वगैरह हैं तो देश उन्नति तो करे। अब हिमालय वगैरह पे ज़्यादा फैक्ट्री वगैरह लगी नहीं है, तो वहाँ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है। स्पार्स पॉपुलेशन है मतलब कम पॉपुलेशन है, और रिलीफ हाई रिलीफ है, मतलब कि स्लोप इतनी इतनी है, उस स्लोप पे कैसे रेलवे बनाओगे, डिफिकल्ट है। इट वॉज डिफिकल्ट टू रेलवे लाइन्स ऑन द सैंडी प्लेन्स ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। राजस्थान में क्या दिक्कत है, वेस्टर्न राजस्थान में थार डेजर्ट है। अभी थार डेजर्ट में रेलवे बनाएंगे तो रेलवे अंदर धस जाएगी, रेत है वो तो धस जाती है ना, उसको थोड़ी पता लगता है। तो और गुजरात में कुछ एरियाज हैं जहाँ पे स्वॉम्प्स हैं, स्वॉम्प्स का मतलब दलदल वाला एरिया, वहाँ पे भी सेम ही प्रॉब्लम है, रेलवे बनाओगे रेलवे धस जाएगी। सो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा जैसे एरियाज में फॉरेस्ट बहुत काटने पड़ेंगे, इतना फॉरेस्ट काट के रेलवे बनाने की क्या जरूरत है। राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान में थार डेजर्ट है, गुजरात में सौंपी लैंड है, दलदल वाला लैंड है, यहाँ पे रेलवे वैसे ही नहीं बन सकती, तो हो गया ना अनइवन नेटवर्क। नॉर्थ में बहुत ज्यादा है, हिली एरियाज में नहीं है रेलवे, सौंपी एरियाज में नहीं है, थार डेजर्ट में नहीं है, सो इट इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। सहायद्री में भी रेलवे जो बनते हैं वो घाट्स और टनल्स के थ्रू जाती है, मतलब घाट्स क्या होते हैं, दो पहाड़ों के बीच की जो जगह होती है इसे घाट बोला जाता है, तो वहाँ पे रेलवे लाइन बिछती है, तो वो भी काफ़ी प्रॉब्लमेटिक एरिया है, वहाँ बनाना बहुत ईजी नहीं है, बट है सहायत्री में रेलवे है, फिर भी किया हमने काम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज एयर ट्रैवल प्रेफर्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, गिव रीजन। द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री इज मार्क्ड विद, क्वेश्चन पूछ रहा है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में एयर ट्रैवल प्रेफर क्यों किया जाता है, क्या लोगों के पास बहुत पैसा है वहाँ पे? नहीं, ऐसा नहीं है, लोग वहाँ पे भी वैसे हैं जैसे पूरी इंडिया में है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहाँ की फिजियोग्राफी और वहाँ की जो सिचुएशन है वो थोड़ी इस प्रकार की है कि वहाँ पे रेलवे और रोडवे बनना इज नॉट वेरी फेवरेबल। देखो डायसेक्टेड रिलीफ है, डायसेक्टेड रिलीफ का मतलब मान लो एक पहाड़ है, एक दूसरे पहाड़ के बीच में गैप है, अभी वहाँ कैसे बनाएंगे ना रोडवे या रेलवे, या फिर वहाँ पे फ्रीक्वेंट फ्लड्स आती हैं, वहाँ पे इतनी नदियाँ हैं, हिमालयन नदियाँ हैं, ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, आपको पता है, तो वहाँ पे फ्लड आने का, बाढ़ आने का खतरा भी बहुत होता है, और हर साल छोटी बड़ी बाढ़ आती ही रहती है। अब रोड खराब हो जाती है इसमें, रेलवे खराब हो जाती है इसमें, और खराब तो छोड़ो, जब बाढ़ आई हुई है तो रोडवे रेलवे चलेगी कैसे, है ना। बिग बिग रिवर्स हैं, बिग रिवर्स हैं, तो बिग रिवर्स के ऊपर रोडवे बनाना, रेलवे बनाना कितना डिफिकल्ट है, आप सोचो, बहुत मेहनत का काम है। रिवर कितनी नीचे तक वहाँ पे जो है उसकी नींव रखनी पड़ती है, नदी के बेड तक जाके उसकी नींव रखनी पड़ती है, रिवर बेड तक जाके, बहुत मुश्किल काम है, इट्स नॉट कॉस्ट इफेक्टिव।
डेंस फॉरेस्ट है, वहाँ पे हिमालयज हैं तो वहाँ पे इतने डेंस फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, तो वहाँ इतने काटने पड़ेंगे यार इतने सारे फॉरेस्ट बेफालतू में रेलवे और रोडवे बनाने के लिए, तो नॉट वर्थ इट. Under these difficult conditions, road and rail transport is not well developed. Journey through land transport is very tiresome and time consuming. और वहाँ इतना टाइम लगता है कि मोस्टली नॉर्थ ईस्ट के लोग जो हैं वो ट्रैवल मतलब जॉब्स करने के लिए बाकी इंडिया में आते हैं, फिर अगर वहाँ से उन्हें रोड के थ्रू जाना है नॉर्थ ईस्ट अपने घर वापस जाना है तो वो बहुत टायरसम जर्नी है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, तो बहुत थकान वाली और टाइम कंज्यूमिंग जर्नी है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है. इससे अच्छा क्या है कि आप एयरवे करो, और अगर आप एयरवे अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो नॉर्थ ईस्ट के लोगों को स्पेशल कंसेशन मिलते हैं एयर टिकट्स पे, बिकॉज उनकी ज़रूरतें उस तरीके की हैं, तो फिर उनके लिए ट्रांसपोर्ट जो है ईजी हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कांडला सी पोर्ट. ऐसे किसी भी सी पोर्ट पे आ सकता है, यहाँ पे मैंने कांडला सी पोर्ट का दिया हुआ है. कांडला सी पोर्ट देखो सबसे पहला पोर्ट था जो इंडिपेंडेंस के बाद बना था, क्योंकि हमारा जो कराची पोर्ट था वो हमसे अलग हो गया था जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, राइट. और मुंबई जो हमारा सबसे बड़ा पोर्ट था जिसपे सबसे ज्यादा ट्रैफिक आता है, आज भी देश का सबसे ज्यादा ट्रैफिक ट्रैफिक जो है मुंबई पोर्ट पे आता है, उस पर इतना ज्यादा ट्रेड वॉल्यूम आता था कि उस बेचारे की सरदर्द कम करने के लिए हमें एक पोर्ट बनाना पड़ गया. तो कांडला पोर्ट बना ही इसलिए था ताकि मुंबई पोर्ट को थोड़ी राहत मिले. टाइडल पोर्ट है बच्चा. टाइडल पोर्ट का क्या मतलब होता है, जिसमें वाटर लेवल पोर्ट वेरीज विद द चेंजेस इन द लेवल ऑफ द वाटर इन द ओशन. टाइड्स पता है ना, समुद्र में टाइड्स होती हैं, तो टाइडल पोर्ट वो पोर्ट होता है जहाँ पे पानी का लेवल जो है ना वो समंदर में कितनी टाइड्स उठ रही हैं उस पर डिपेंड करेगा, राइट. और इन टाइड्स से जो एनर्जी निकलती है ना, टाइड्स में एनर्जी होगी, पानी कि में टाइड्स बन रही हैं, टाइड्स का मतलब लहरें बन रही हैं, तो उन लहरों में एनर्जी होती है, उस एनर्जी को यूज करके आप टाइडल पोर्ट्स में क्या है, और उस एनर्जी के चेंज को यूज करके जो घट रही हैं टाइड्स और बढ़ रही हैं टाइड, तो एनर्जी भी कम और ज्यादा हो रही है, इन दो फैक्टर्स को यूज करके आप इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो या कोई और तरीके की एनर्जी डिराइव कर सकते हो, तो इसे टाइडल पोर्ट बोला जाता है, राइट. तो एक पंथ दो काज, एक तो ट्रेड वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है मुंबई पोर्ट पे, दूसरा टाइडल पोर्ट है तो वी कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो. अच्छा, ये जो कांडला सी पोर्ट है जो ऊपर की नॉर्थ इंडिया की जो बेल्ट है ना, उसकी इंडस्ट्रीज जो भी सामान बनाती हैं वो कांडला पोर्ट को बहुत मानती हैं अपना एक्सपोर्ट करने के लिए. इंपोर्ट भी होता है, देश में इंपोर्ट भी होता है, तो गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, ये सारी जो जगहें हैं जहाँ पे ग्रेनरीज होती हैं यानी कि अनाज के गोदाम होते हैं या इंडस्ट्रीज होती हैं, वो अपना खाना जो है भेजती हैं बाकी देशों में और कुछ इंपोर्ट कराना होता है तो इसी कांडला पोर्ट को यूज करती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the means of the mass communication, how do they create awareness among masses and integrate the people, explain with 4 example. 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये. पहले बात, कम्युनिकेशन की डेफिनेशन लिख दोगे क्योंकि 5 मार्क्स का है तो लिख दोगे, पूछा नहीं है तो भी. कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना. कम्युनिकेशन दो तरीके के हो सकते हैं, पर्सनल जब एक इंसान और दूसरे इंसान के बीच में हो रहा है यानी दो लोगों के बीच में, एक सेंडर एक रिसीवर है, या कम्युनिकेशन मास कम्युनिकेशन हो सकता है जब एक इंसान और बहुत सारे इंसान के बीच में हो रहा है, या तो एक इंसान बोल रहा है काफी इंसान सुन रहे हैं, या काफी इंसान बोल रहे हैं एक इंसान सुन रहा है, राइट. तो पर्सनल एंड मास कम्युनिकेशन आर द 2 ब्रॉड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. नाउ दे आर आस्किंग कि मास कम्युनिकेशन से लोगों में अवेयरनेस कैसे क्रिएट होती है ना. चलो हमारे देश का एग्जांपल लेते हैं, कितनी सारी भाषाएं हैं और उन सारी भाषाओं में हम जो है न्यूज़पेपर छापते हैं. अब उस न्यूज़पेपर से क्या होता है, देश के जो भी करंट अफेयर्स होते हैं, बैंकिंग सेक्टर में क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, एजुकेशन सेक्टर में क्या हो रहा है, स्पोर्ट्स सेक्टर में क्या हो रहा है, एंटरटेनमेंट सेक्शन में क्या हो रहा है, वो सारी की सारी वैरायटी ऑफ न्यूज़, वैरायटी ऑफ अवेयरनेस मिलती रहती है जनता को. अब यही न्यूज़ जो है आप न्यूज़ चैनल से भी ले सकते हो, टीवी के थ्रू भी ले सकते हो, न्यूज़पेपर के थ्रू भी ले सकते हो, कुछ नहीं अफोर्ड कर सकते हो इसमें से तो रेडियो के थ्रू भी ले सकते हो. तो अवेयरनेस तो क्रिएट हो रही है. कोई नेशनल डिजास्टर आ रहा है अगर तो यहाँ पे मिल जाएगी आपको इन्फॉर्मेशन. पैंडेमिक हुआ था तो इसी न्यूज़ चैनल के थ्रू तो अवेयरनेस जनरेट की थी ना पीएम ने, इसी न्यूज़ चैनल के थ्रू तो बोला था ना कि भाई लॉकडाउन लग गया है, तो अवेयरनेस हुई थी ना जनरेट. नेक्स्ट, न्यूज़पेपर ऑल्सो गिव्स अस ऑन वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स लाइक पॉलिटिक्स. लाइक आई सेड, ओवरऑल डेवलपमेंट होती है जनता की, ओवरऑल अवेयरनेस क्रिएट होती है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिर्फ इन्फॉर्मेशन डिस्पेंशन के लिए न्यूज़पेपर को यूज किया जाता है. स्पोर्ट्स के बारे में भी पता चलता है, पॉलिटिक्स के बारे में भी पता चलता है, एडवर्टीजमेंट्स भी होते हैं न्यूज़पेपर में, तो नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में भी पता चलता है. मार्केटिंग का एक आउटलेट है, कई सारी कंपनीज न्यूज़पेपर में अपनी एड इश्तिहार छपवाती हैं ताकि जनता तक उनकी बात पहुंच सके, तो मार्केटिंग आउटलेट भी है. सोशल मीडिया, अब पहले नहीं होता था लेकिन अब जो है पिछले 10 साल से सोशल मीडिया इतना बूम कर चुका है कि सोशल मीडिया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इन सारी जगहों पे किसी ना किसी तरीके की अवेयरनेस मिलती है. इंस्टाग्राम पे भी आप जाओगे तो कई सारे ऐसे पेजेस हैं जहाँ पे सिर्फ न्यूज़ दी जाती है.
या फिर फेसबुक पे भी जाओगे तो कई सारे पेजेस हैं जहाँ न्यूज़ दी जाती है, ट्विटर पे भी जाओगे तो कई सारे हैंडल्स हैं जहाँ पे सिर्फ ट्वीट्स जो है न्यूज़ से रिलेटेड होते हैं या अवेयरनेस से रिलेटेड होते हैं। और अवेयरनेस बच्चा सिर्फ करंट अफेयर्स रिलेटेड नहीं होती है। अगर आप बॉटनी की अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो, जोलॉजी की अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो, इंजीनियरिंग की अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो, दैट्स ऑल द अवेयरनेस, राइट। इफ यू आर क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट ग्लोबल अवेयरनेस कि पैंडेमिक की कितने काउंटिंग्स चल रही हैं, कितने नंबर्स चल रहे हैं, किस कंट्री में क्या हो रहा है, दैट इज ऑल्सो अवेयरनेस। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द फीचर फिल्म्स इन द वर्ल्ड। फिल्म्स भी अवेयरनेस क्रिएट करती हैं। हमारी फिल्म्स, आई अंडरस्टैंड कि मोस्टली फिल्म्स एंटरटेनमेंट के लिए बनती हैं, लेकिन कई सारी फिल्म्स हैं जो बायोपिक्स बनने लग गई हैं, बड़े बड़े लीडर्स के ऊपर बनने लग गई हैं, हिस्टोरिकल इवेंट्स पे बनने लग गई हैं, हिस्टोरिकल फिगर्स पे बनने लग गई हैं। दे आर ऑल्सो क्रिएटिंग अवेयरनेस, राइट। दे आर एक्सपैंडिंग आवर नॉलेज। क्रिएट अ सेंस ऑफ यूनिटी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इंटीग्रेट द पीपल। अच्छा, ये पॉइंट आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा इस क्वेश्चन में, लेकिन ये अच्छा पॉइंट है कि अवेयरनेस के साथ साथ कम्युनिकेशन जो है देश को इंटीग्रेट करने में लगा रहता है। जब कश्मीर के लोगों को केरला के लोगों की न्यूज़ मिलेगी और सिक्किम के लोगों को गुजरात के लोगों की न्यूज़ मिलेगी, तो ऑब्वियसली जो है देश जो है एक तरीके से यूनाइटेड फील करेगा, क्योंकि उसे पता चलेगा कि देश के दूसरे हिस्से में क्या हो रहा है। तो टेलीविजन के मतलब कम्युनिकेशन आउटलेट्स के थ्रू देश जो है यूनाइटेड भी होता है और इंटीग्रेटेड यानी कि इकट्ठा भी होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल ट्रेड इज कंसिडर्ड द इकोनॉमिक बैरोमीटर ऑफ द कंट्री। बैरोमीटर क्या होता है? बैरोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे आप प्रेशर मेजर करते हो। उसी तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे आप देश की उन्नति यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेजर करते हो। कैसे? इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है क्या है बच्चा? सॉरी, इंटरनेशनल ट्रेड होता क्या है? आपको पता है ट्रेड दो तरीके का होता है, एक होता है डोमेस्टिक, एक होता है इंटरनेशनल। अगर देश के बीचों बीच ट्रेड हो रहा है, दिल्ली ट्रेड कर रहा है बैंगलोर से, बैंगलोर ट्रेड कर रहा है मैसूर से, तो ये इंटरनेशनल नहीं, ये डोमेस्टिक ट्रेड है, देश के अंदर अंदर हो रहा है, राइट। लेकिन अगर एक देश दूसरे देश से ट्रेडिंग कर रहा है, यानी कि एक देश दूसरे देश से कुछ सामान या सर्विसेज एक्सचेंज कर रहा है, या नॉलेज एक्सचेंज कर रहा है, या टेक्नोलॉजी एक्सचेंज कर रहा है, देन इट बिकम्स इंटरनेशनल ट्रेड। दो देशों के बीच में अगर ट्रेड हो रही है तो इंटरनेशनल ट्रेड। अभी इंटरनेशनल ट्रेड होती क्यों है? होती है इसलिए क्योंकि सारी कंट्री के पास सारे रिसोर्सेज नहीं होते। आपने पढ़ा है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, आपने पढ़ा है फर्टिलाइजर वाले टॉपिक का छोटा सा एग्जांपल है। फर्टिलाइजर वाले टॉपिक में भी लिखा है कि हमारे देश में जो है पोटेशियम बेस्ड फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर नहीं हो पाते, वो हमें इंपोर्ट कराने पड़ते हैं। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। तो हर देश में सब कुछ हो ऐसा इम्पॉसिबल है। जब आपके पास सारे रिसोर्सेज नहीं है अपनी डेवलपमेंट को कैरी आउट करने के लिए, तो कोई ना कोई रिसोर्स आपको बाहर से मंगाना पड़ेगा। जैसे ही आप बाहर से किसी और देश से वो रिसोर्स मंगाओगे, वो इंटरनेशनल ट्रेड का पार्ट हो जाएगा, राइट। सेकेंड पॉइंट, फॉरेन ट्रेड हैज हेल्प द नेशन टू इंप्रूव इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। जब आपके सामान में कुछ अच्छा बनता है, कुछ अच्छी गुड्स और सर्विसेज बनती है, जैसे हमारा कृषि प्रधान देश है, आज भी 60% से ऊपर जनता कृषि करती है, यानी कि खेती करती है, तो हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे फार्म प्रोडक्ट्स होते हैं। इन फार्म प्रोडक्ट्स को हमें अच्छी मार्केट चाहिए, अच्छे दाम चाहिए, तो हम क्या करते हैं, अपने देश में तो हमारे पास है ही फूड सिक्योरिटी, हम बाकी देशों में भी क्या भेजते हैं, उन फार्म प्रोडक्ट्स को बेच के फॉरेन एक्सचेंज कमाते हैं। यानी कि हम फार्म प्रोडक्ट्स बेचते हैं और वो हमें क्या बेचते हैं, पैसे भेजते हैं, राइट। ऐसे और भी सारी चीजें बेची जाती हैं। तो हर देश क्या करता है, अपने देश की जो यूएसपी होती है, जो यूनिक सेलिंग पॉइंट होते हैं, जो चीजें वहां पे अच्छी बनती हैं, वो बाकी देशों में बेचते हैं और पैसा लाते हैं। उस पैसे से देश की उन्नति होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ता है, देश में काम करने वाले लोगों को ज्यादा पैसे मिलते हैं और इवेंचुअली उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। कल साइकिल चला रहे थे तो आज स्कूटी चला पा रहे हैं, क्योंकि देश जो है उन्नति कर रहा है। एंड ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। International trade allows countries to expand their market and access goods and services that otherwise may not have been available domestically. ऐसा कोई सामान जो इंडिया में बनता ही नहीं है, जो ऑस्ट्रेलिया में बनता है, जो यूरोप में बनता है, वो आता कैसे है इंडिया में? आता है इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू। ऐसा कोई सामान जो बाकी दुनिया में नहीं बनता है, इंडिया में बनता है। जैसे इंडिया स्पाइस कैपिटल बोला जाता है दुनिया की, इतने सारे हमारे पास मसाले हैं, तो ज्यादा कैसे है बाकी दुनिया में? ट्रेड के थ्रू जाता है। तो मार्केट, कंट्री में काम करने वाले मैन्युफैक्चरर्स की मार्केट एक्सपैंड होती है इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू, और एज अ कंज्यूमर हमें काफी सारी चॉइसेस मिलती हैं। और एक और पॉइंट बताऊं, कंट्री जो है ग्लोबल लेवल पे जाना जाता है ऑल बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रांसशिपमेंट लॉसेस, हाउ कैन इट बी अवॉइडेड? ट्रांसशिपमेंट यानी दो शिपमेंट, दो ट्रांसपोर्ट के बीच में जो लॉस होता है उसे आप ट्रांसशिपमेंट बोलते हैं। बच्चों, जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है ना, जब लंबे लंबे टाइम के लिए ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है, तो कभी कभी हमें जो है ट्रांसपोर्ट चेंज करना पड़ता है। जैसे मान लो कहीं से आयरन मंगाया हमने देश में, आयरन आया, पहले तो पोर्ट पे आया, शिप के थ्रू आया, अब पोर्ट पे उतरा, अब पोर्ट से किसी गाड़ी में लोड हुआ, किसी ट्रक में लोड हुआ, फिर लोड होके वहां से गया अपनी मेन डेस्टिनेशन पे। तो कितनी बार हो गया ना, फैक्ट्री से पहले लोड हुआ शिप में, शिप से पहले वेयर हाउस में आया, वेयर हाउस से ट्रक में लोड हुआ, ट्रक से फिर मार्केट में गया। तो
ये जो ट्रांसशिपमेंट हो रही है, जो एक शिपमेंट से, एक ट्रांसपोर्ट से दूसरे ट्रांसपोर्ट में जो सामान ट्रैवल कर रहा है, चेंज हो रही है उसकी शिपमेंट टैक्टिक्स, इसकी वजह से लॉस होता है थोड़ा सा। मान लो कांच का कोई सामान था, तो ये इतनी बार उठाओगे गिराओगे तो थोड़ा बहुत तो टूटेगा फूटेगा ना, कुछ तो वियर टियर होगा ही, तो देयर आर लॉसेस। इसको ट्रांसशिपमेंट लॉसेस बोला जाता है। एंड हाउ कैन इट दे बी अवॉइडेड? थ्रू पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट में ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह पाइपलाइन बिछी हुई है, उसमें बीच में आपको चेंज ही नहीं करना है कि इस पाइपलाइन को तोड़ के दूसरे ट्रक में डाल दो, फिर ट्रक से पाइपलाइन में डाल दो, ऐसा कुछ है ही नहीं सिस्टम। तो पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट में जो है ये वाले लॉसेस नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी टू प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। पहली बात तो है कौन सा चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट? वाटरवे, सबसे सस्ता, सबसे फ्यूल एफिशिएंट, सबसे एनवायरमेंट फ्रेंडली कंपैरेटिवली। तो दो प्रोज हैं इसके कि ये चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। बल्क गुड्स के लिए सबसे अच्छी चीज है। बल्क गुड्स में आप बहुत थोड़े से पैसों में बल्क गुड्स ट्रांसफर कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह। फ्यूल एफिशिएंट है बच्चा, थोड़े से तेल में अच्छा काम हो जाता है, तो फ्यूल एफिशिएंट है, इको फ्रेंडली है यानी कि एनवायरमेंट फ्रेंडली है। एंड स्लोएस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ये इसका कौन है, ये आप कॉन्स में लिख सकते हो। स्लोएस्ट है मतलब इतना तेज नहीं है, देखो एयरवे तो बहुत तेज है, रोडवे भी थोड़ा तेज है, लेकिन वाटरवे थोड़ा धीरा है। स्लो है, टाइम कंज्यूमिंग है, ट्रांसपोर्ट करने में टाइम लगेगा। पेरिशेबल गुड्स के लिए सूटेबल नहीं है, मतलब ऐसा सामान जो 2-3 दिन में खराब हो जाएगा वो आप शिप के थ्रू कैसे भेजोगे, वाटरवे के थ्रू कैसे भेजोगे, इसको तो जाने में ही 2-3 दिन लग जाएंगे, राइट। तो लॉन्ग टाइम लगता है वाटरवे के थ्रू चीजें ट्रांसफर करने में, तो पेरिशेबल गुड्स के लिए इट्स नॉट वेरी नाइस। रिस्क ऑफ एक्सीडेंट इज ह्यूज एज शिप और बोट्स कैन सिंक। समंदर में जा रहे हो, समंदर में कुछ भी हो सकता है, तो शिप और बोट जो है सिंक कर सकती हैं, और अगर वो सिंक करेगा तो कुछ भी सामान नहीं बचेगा, पूरी की पूरी बोट चली जाएगी, ऑयल स्पिल भी होगा, सी को भी खतरा होगा और आपके सामान को भी खतरा होगा। तो रिस्क ऑफ एक्सीडेंट इसमें बना रहता है। रिस्क ऑफ एक्सीडेंट हर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में होता है, एयरवे में भी है, रोडवे में भी है, रेलवे में भी है, बट वाटर में भी थोड़ा ज्यादा है क्योंकि बल्क सामान जा रहा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो टेक्स्ट पढ़ते हैं ये। द एक्सचेंज ऑफ द गुड्स अमंग पीपल, स्टेट्स एंड कंट्रीज रेफर्ड एज ट्रेड। लोगों के बीच में और स्टेट्स के बीच में और कंट्रीज के बीच में जो भी एक्सचेंज होता है गुड्स और सर्विसेज का, उसे ट्रेड बोला जाता है। मार्केट ऐसी प्लेस है जहां पे ये एक्सचेंज होता है। दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड को इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हो। ये जो है सी, एयर, लैंड तीनों के साथ हो सकता है। लोकल ट्रेड जो है शहरों में होता है, गाँव में होता है, विलेजेस में होता है, ब्ला ब्ला ब्ला। स्टेट लेवल ट्रेड जो है दो स्टेट्स के बीच में होता है। जैसे जैसे कंट्री का इंटरनेशनल ट्रेड एडवांस करता है वैसे वैसे कंट्री की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है। इसीलिए इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्री की इकोनॉमी का इकोनॉमिक बैरोमीटर माना जाता है। एज द रिसोर्सेज आर स्पेस बाउंड, रिसोर्सेज जो है एक पर्टिकुलर स्पेस में ही पाए जाते हैं, इसलिए कोई भी कंट्री जो है इंटरनेशनल ट्रेड के बिना सर्वाइव नहीं कर सकती। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ट्रेड के दो कंपोनेंट बन जाते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब सामान कंट्री से बाहर भेजना, इंपोर्ट का मतलब कंट्री के अंदर लाना। बैलेंस ऑफ द ट्रेड ऑफ द कंट्री, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे बैलेंस ऑफ द ट्रेड बोलते हो। अगर एक कंट्री एक्सपोर्ट ज्यादा कर रही है यानी कि सामान भेज ज्यादा रही है और बदले में पैसे ज्यादा ला रही है, तो उसे फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड बोला जाता है। और ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऑन द ऑपोजिट एंड, अगर एक कंट्री इंपोर्ट ज्यादा कर रही है, खरीद ज्यादा रही है, तो उसके पैसे ज्यादा खर्च हो रहे हैं, इसलिए उसे अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड बोला जाता है। इंडिया के जो ट्रेड रिलेशंस हैं वो सारे मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक से ऑलरेडी हैं। सारे जोग्राफिकल रीजन्स ऑफ इंडिया ऑफ द वर्ल्ड से हम कनेक्टेड हैं। हम कई सारी चीज़ें जो हैं एक्सपोर्ट करते हैं बाकी कंट्रीज को, जैसे कि जेम्स एंड ज्वेलरी एंड केमिकल एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और हम कई सारी चीज़ें इंपोर्ट भी करते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम, क्रूड पेट्रोलियम, जेम्स एंड ज्वेलरी, अलग तरीके की जेम्स एंड ज्वेलरी जो हमारे देश में नहीं है, केमिकल एंड रिलेटेड प्रोडक्ट, बेस मेटल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मशीनरी, एग्रीकल्चर एंड एलाइड प्रोडक्ट्स। अगेन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वो वाले जो हमारे देश में नहीं है। इंडिया जो है एक सॉफ्टवेयर जाइंट की तरह पिछले 2 दशकों में निकला है इंटरनेशनल लेवल पे, और सॉफ्टवेयर की वजह से हम जो है अपनी कंट्री में काफ़ी सारा फॉरेन एक्सचेंज कमाते हैं, क्योंकि हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक्सपोर्ट करते हैं। मतलब कि आपने पढ़ा है ग्लोबलाइजेशन चैप्टर में, बड़ी बड़ी कंट्रीज क्या करती हैं, बड़ी बड़ी एमएनसीज क्या करती हैं दुनिया की, हमारी कंट्री में अपना सॉफ्टवेयर वाला पार्ट जो है आउटसोर्स कर देती हैं, तो हमें उसका बहुत पैसा मिलता है, राइट। चलिए क्वेश्चन करें। Question is बचा, why is trade believe between two countries called, what is trade between two countries called and how does it take place? दो देशों के बीच के ट्रेड को इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हो। ये लैंड के थ्रू हो सकता है, एयर के थ्रू हो सकता है, वाटर के थ्रू भी हो सकता है। Which commodities are majorly imported to India? तो क्रूड पेट्रोलियम, ज्वेलरी प्रोडक्ट्स, एलाइड प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, these are some of the items.
गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द मेनी वेज दैट इंडिया इज अर्निंग लार्ज फॉरेन एक्सचेंज। बहुत सारे तरीकों से हम फॉरेन एक्सचेंज कमा रहे हैं, सामान जो भी भेजते हैं बदले में पैसा आता है, लेकिन आईटी सेक्टर जो है इस वक्त काफी बूम कर चुका है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडिया एज अ सॉफ्टवेयर जॉइंट वाला पॉइंट आप इसमें लिख दो। मैप क्वेश्चन भी कर लेते हैं थोड़ा, नहीं एक क्वेश्चन और बचा है, 12th क्वेश्चन। राइट 2 प्रॉब्लम फेस बाय इंडियन रेलवेज। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में भी आ सकता है, 5 मार्क्स में भी आ सकता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि चोरी बहुत होती है, रेलवे स्टेशन पे भी होती है और रेलवे के अंदर भी बहुत होती है। लोग रेलवे स्टेशन को भी बहुत डिस्टर्ब करते हैं, लोग रेलवे में भी बहुत डिस्टर्ब करते हैं, थेफ्ट बहुत होते हैं, डैमेज बहुत होता है प्रॉपर्टी को। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग जो है बिना टिकट ट्रैवल करने को फन मानते हैं, तो रेलवे को बहुत लॉस होता है। नेक्स्ट मैप क्वेश्चन। Fill the most southwestern port of India. Most southwestern port is Tuticorin. Most southeastern port is, most southwestern port is your Kochi port, and most southeastern port is your Tuticorin port. तो यहाँ पे क्या आएगा? कोची। कोची कहाँ है? यहाँ पे। Right? Next question. Mark the following airports on political map of India. इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? दिल्ली में। ये हो गया आपका IGIA। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ है आपका? कलकत्ता में। बच्चा मैप की प्रैक्टिस कर लेना। ये हो गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट। ठीक है, ऐसे आएंगे मैप क्वेश्चंस। होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ, ट्राई करना कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में इनके आंसर दो। जो आपको पीडीएफ मिल रही है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके वहां पे इसके आंसर्स ऑलरेडी हैं। पहले खुद से लिखने की प्रैक्टिस करना, फिर जो पीडीएफ है उसे मैच कर लेना। आपके आंसर अगर 100% नहीं भी मैच करेंगे तो ठीक है, लैंग्वेज अलग हो सकती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे रोड्स को किस पार्ट में डिवाइड करते हैं। दूसरा है कि 2 इनलैंड वाटरवे बताने हैं आपको। हजीराबाग वाली जो आपकी वो पाइपलाइन है वो भी याद कर लेना बच्चा, वेरी इंपॉर्टेंट। और थर्ड क्वेश्चन इज विच पोर्ट इज द बिगेस्ट विद अ स्पेशियस नेचुरल एंड वेल शेल्टर्ड हार्बर। 1 मार्क का क्वेश्चन है, आएगा नहीं बट किसी क्वेश्चन के साथ क्लब करके आ सकता है। ठीक है, आई सी यू नेक्स्ट टाइम एंड डोंट फॉरगेट, इसमें से कई सारे क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं वो ऑस्फर की जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स आए हैं टर्म 2 की सोशल साइंस के लिए, तो उसमें से आंसर देख के कराए हैं। तो आई जस्ट वांटेड टू गिव देम ड्यू क्रेडिट। काफ़ी अच्छी किताब है सैम्पल पेपर्स की। अगर आपको टर्म 2 के लिए अभी भी कोई अच्छे सैम्पल पेपर्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक है, यू कैन गो थ्रू इट एंड इफ यू लाइक इट यू कैन बाय इट। ठीक है, आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर चैप्टर। अगला चैप्टर कौन सा चाहिए कमेंट्स में बताना जरूर। बाय।